नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह जी। भूपेंद्र जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी नवीन जी, बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र जी, कोरोना के बाद एक चुनौती है कि जो निगम है वो कहीं ना कहीं प्रदेश की अधोसंरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो फिर वही विकास की गति अपनी रफ्तार पकड़ ले और जो निर्धारित प्रक्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से चलने लगे, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं सर? देखिए नवीन जी, अगर हम कोविड काल में देखें तो जहां एक तरफ मेडिकल क्षेत्र की अपनी भूमिका है, उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका नगरीय निकायों की है। बिल्कुल ठीक है। नगरीय निकायों के नाते हम सब लोगों का ये प्रयास था कि पूरे प्रदेश के शहरों में हम लोग समय समय पे सैनिटाइज करें। दूसरा हमारा प्रयास ये था कि शहरों में स्वच्छता हो। तीसरा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्राइसिस मैनेजमेंट टीम प्रत्येक वार्ड में बनाई थी, वो क्राइसिस मैनेजमेंट टीम प्रत्येक वार्ड में डेली एक्टिवली काम करे। चौथा, जो जिन लोगों की भी डेथ हुई उनकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करना, एक ये बड़ा चुनौती भरा काम नगरीय निकायों के माध्यम से हम लोगों को करना था। तो इन सभी कामों में सभी हमारे नगरीय निकायों ने बहुत अच्छी तरह से काम किया और उसी का परिणाम है कि कहीं पर भी डेड बॉडी के अंतिम संस्कार को लेकर, कहीं पर भी सैनिटाइजेशन को लेकर, स्वच्छता को लेकर कोई शिकायत किसी नगरीय निकाय में नहीं आई और सभी निकायों ने कोविड काल में बहुत अच्छा काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया है। एक और बहुत महत्वपूर्ण सर तथ्य है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान रेखांकित करना चाहूँगा कि जितना महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विभाग का अमला था इस समय, जितनी व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में पुलिस की लगी हुई थी, उतना ही महत्वपूर्ण नगर निगम था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य विभाग के अमले के साथ भी कदम ताल कर रहा था, वो पुलिस के अमले के साथ भी कदम ताल कर रहा था। और जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ थी कि जो कूड़े उठाने की व्यवस्था, इस टाइम पे मेडिकल वेस्ट बहुत निकला, पीपी किट, मास्क, तो उनका प्रॉपर उसको डिसमेंटल किया जाए, उसको डिस्पोज किया जाए ताकि संक्रमण और ना फैले। तो अमला वही था, काम एकदम ज़्यादा हुआ सर। तो इसको मैनेज करने के लिए सर कैसे कोऑर्डिनेशन किया, इसका क्या? नहीं, देखिए, हम लोग लगातार सभी नगरीय निकायों में डेली मॉनिटरिंग कर रहे थे। डेली हमने एक हमारे ऑफिस में मॉनिटरिंग रूम बनाया हुआ था और उस मॉनिटरिंग के माध्यम से हम लोग डेली प्रत्येक हमारे जो नगरीय निकाय हैं उनकी हम लोग रिपोर्टिंग लेते थे कि आज उन्होंने क्या क्या काम किया है। और लगातार मॉनिटरिंग करने से, और दूसरा मानवीय पक्ष तो उसका था ही, तो इन सब कारणों से कहीं पर कोई कठिनाई नहीं गई और हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के साथ, पुलिस के साथ और नगरीय निकाय ने मिलकर बहुत अच्छे तरह से काम किया। अब चूँकि लगातार कोरोना के चलते नगर निगम के जो चुनाव हैं, नगरीय निकाय के चुनाव हैं, वो लगातार विलंबित होते चले जा रहे हैं, तो क्या इस दिशा में अब कुछ सरकार का विचार है कि एक सर्वसम्मति से एक चर्चा करके इस दिशा में कोई निर्णय लिया जाए? एक देखिए नवीन जी, हम लोग चाहते थे कि जनवरी में चुनाव इस वर्ष हो जाए और इसलिए हम लोगों ने दिसंबर में ही सारी जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो नगरीय प्रशासन विभाग ने सारी प्रक्रिया पूर्ण करके, और जो हमारा राज्य निर्वाचन आयोग है
उसके जुम्मे हम लोगों ने कर दिया था। परंतु परिस्थितियां ऐसी बनी कि कोरोना और परीक्षाएं दोनों की स्थितियां सामने आई जी और इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग ने फिर वो मार्च में चुनाव नहीं करा पाया, फरवरी मार्च में। इसी बीच में कुछ लोग हाई कोर्ट गए और उसमें ग्वालियर हाई कोर्ट ने इलेक्शन पे स्टे किया और स्टे में उन्होंने जो ग्राउंड लिया वो ये कि जो नगरीय निकायों में रिजर्वेशन है इसको रोटेशन पद्धति से होना चाहिए, जबकि हमारे मध्य प्रदेश में लंबे समय से जो रिजर्वेशन है वो पॉपुलेशन वाइज रिजर्वेशन के आधार पर चुनाव होते थे। पर हाई कोर्ट का चूंकि स्टे आया तो हम लोग को उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आता है उस पर डिपेंड करेगा और सरकार की क्या राय बनती है, ये दोनों चीज़ें मिला के उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि नगरीय निकाय के चुनाव कब होंगे, इसलिए अभी थोड़ा समय लगेगा। जी, जिस प्रकार से सर नगर निगम की भूमिका आम आदमी के जीवन में किसी से छिपी नहीं है, लेकिन अगर हम अधोसंरचना की बात करें तो एक नई यूनिट और डेवलप हुई निगम में जिसको हमने स्मार्ट सिटी का नाम दिया। स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट में वो नगरीय निकाय की विभिन्न व्यवस्थाओं को, चाहे जल प्रदाय हो, सिटी बसेस की सर्विसेज हो, कचरे का निष्पादन हो, इन तमाम सारी व्यवस्थाओं में स्मार्ट सिटी नगर निगम के साथ एक समन्वय बनाकर काम करती है। कोरोना काल में स्मार्ट सिटी की क्या भूमिका रही और स्मार्ट सिटी की वजह से क्या लगा कि इसके एक सपोर्ट सिस्टम इससे मिला जिससे आप मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन प्रॉपर कर पाए? देखिए, स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, उसके पीछे ये कंसेप्ट है, ये उनका उद्देश्य है कि हम देश में जैसे 100 स्मार्ट सिटी हम लोगों ने ली, तो देश में हम स्मार्ट सिटी एक मॉडल टाउन के रूप में बनाकर दें, जिससे कि देश के बाकी शहरों का उस आधार पर विकास हो सके। स्मार्ट सिटी के माध्यम से हम लोग अगर देखें कि कोरोना काल में स्मार्ट सिटी की क्या भूमिका थी, तो स्मार्ट सिटी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कोरोना काल में थी। जी, इस स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो हम लोगों ने इंक्यूबेशन सेंटर बनाए थे, उनके माध्यम से हम लोग पूरा मॉनिटरिंग का काम कर रहे थे और जो होम आइसोलेट पेशेंट थे उनको भी पूरा मॉनिटरिंग का काम, जो हमारा स्मार्ट सिटी का सिस्टम था, उस स्मार्ट सिटी के सिस्टम के माध्यम से वहाँ पर डॉक्टर्स और टेलीफोन ऑपरेटर्स के माध्यम से जितने भी होम क्वारंटाइन पेशेंट थे उनसे लगातार लगभग दिन में 2 बार 3 बार बात हम लोग इस स्मार्ट सिटी के उन सेंटरों के माध्यम से जहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी से वो सेंटर बने हैं, वो काम हम लोग स्मार्ट सिटी के माध्यम से कर रहे थे, जो बहुत अच्छी तरह से हुआ है। जी, जिस प्रकार से सर नगर निगम अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए, नगर निगम पर एक चुनौती होती है कि उसका अपना वित्तीय घाटा ज़्यादा ना बढ़े और लोगों पर बोझ ना बढ़े, तो इस बार ऐसा क्या कुछ प्लान कर रहे हैं कि निगम की योजनाएं भी संचालित होती रहें? और चूँकि कोविड के कारण कहीं ना कहीं लोगों की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, सरकार के ऊपर भी दबाव है, तो एक दोहरी चुनौती है, सरकार के स्तर से अलग और जनता के स्तर से अलग, तो एक बीच का रास्ता बनाने की ज़रूरत है। देखिए, निश्चित रूप से कोविड काल में लोगों की व्यवसाय प्रभावित हुए हैं और लोगों की आय प्रभावित हुई है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी लोग इससे प्रभावित हुए हैं। और इसलिए कोविड काल में हम लोगों ने ना तो कोई नया टैक्सेशन लगाया और जो टैक्स है उस टैक्स में भी हम लोगों ने रिबेट देने का काम किया है कि उसको आप रिबेट के आधार पर जमा कर सकते। और इसीलिए जो हमारा नगरीय निकायों में टैक्स है बाकी समय की तुलना में कोरोना काल में ज़्यादा जमा हुआ, क्योंकि उसमें हम लोगों ने उनको उसमें रिलीफ दिया और
टैक्सों में छूट दी, उस कारण से टैक्सेशन हुआ। और अभी हम लोगों की तरफ से कोई नए टैक्स लगाने का प्रस्ताव नहीं है, परंतु भविष्य में जब कोरोना काल ठीक होगा तो जो हमारा टैक्सेशन है उस टैक्सेशन को हम लोग एक एडवांस तरीके से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसमें करने का प्लान हम लोगों का है, टैक्स डिसाइड करने का प्लान, तो उसमें अभी समय है। जी, जिस प्रकार से स्वच्छता की बात हो तो स्वच्छ भारत मिशन में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर अव्वल रहा है और मध्य प्रदेश में भोपाल दूसरे और तीसरे नंबर पर आता रहा है। स्वच्छ भारत मिशन में मध्य प्रदेश की रैंकिंग बनी रहे और अपग्रेड होती रहे, तो किन किन महत्वपूर्ण पहलुओं को सर ध्यान में रखा? एक लंबे समय तक मध्य प्रदेश का एक शहर नंबर 1 पर काबिज है पूरे देश में, तो बहुत फक्र की बात है। तो क्या कुछ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि ये जो हमें रैंकिंग मिली है, जो हमें तमगा मिला है, वो बरकरार रहे? देखिए, मुख्य रूप से जो रैंकिंग का आधार है, जो काम हमारे स्मार्ट सिटीज़ में हुआ है, उस काम के आधार पर भारत सरकार ने रैंकिंग की। हमारे प्रदेश में जो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में हम लोगों ने कोशिश करके जो अच्छे अधिकारी हैं वो लाने का प्रयास किया। दूसरा, स्मार्ट सिटी का टोटल जो रिव्यू है वो हम लोग टाइम टू टाइम उसको करते हैं, रिव्यू करते हैं। और स्मार्ट सिटी के माध्यम से काम ऐसे हों, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक काम हम मान लें उदाहरण के तौर पे, या हमारे जो स्मार्ट सिटी के शहर की दृष्टि से जो काम है, वो काम हम लोगों ने सब स्मार्ट सिटी के माध्यम, चाहे वो स्वच्छता के क्षेत्र में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में हो, चाहे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क्षेत्र में हो, इन सब क्षेत्रों में हम लोगों ने अलग अलग जगह अलग अलग काम, कहीं पर्यावरण की दृष्टि से, उसी कारण से अभी जो इस बार की रैंकिंग हुई है, उस रैंकिंग में भारत सरकार ने मध्य प्रदेश को देश में दूसरा स्थान दिया है। और अगर शहरों की रैंकिंग की दृष्टि से देखें तो पूरे देश में हमारा इंदौर पहले स्थान पर शहरों की रैंकिंग में रहा है। तो इंदौर में जिस तरह से सारे काम हुए हैं, स्वच्छता से लेकर और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर बायो प्रोडक्ट, जो हमारा बायो गैस होता है, उससे लेकर ये सारे जो काम हुए हैं, उस कारण से हमारा इंदौर की स्मार्ट सिटी हो, चाहे भोपाल की स्मार्ट सिटी हो, बाकी हमारे प्रदेश की 11 स्मार्ट सिटी जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में प्रदेश में उनको चयनित किया गया। जी, एक और बड़ी चुनौती है सर, और आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है कि प्रदेश के लोगों को एक स्वच्छ और एक बेहतर पेयजल मुहैया कराना। तो इसको लेकर आप बहुत गंभीर भी हैं। तो इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए कि गांव-गांव लोगों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता हो, जो एक बड़ी चुनौती है, लोग उसके लिए सुदूर अंचलों में तो लोगों को किलोमीटर्स जाकर पानी लाना पड़ता है, तो एक तरीके से इसके लिए भागीरथी प्रयास करने पड़ेंगे। कैसे संभव होगा सर? देखिए, निश्चित रूप से सभी को स्वच्छ पेयजल मिले, इसके लिए मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जहाँ पर अभी तक हम लोग दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं, पर उसके बाद भी हमारे प्रदेश में कई शहर ऐसे हैं जहाँ पर हम 2 दिन में सप्लाई कर पा रहे हैं, कहीं पर 1 दिन में सप्लाई कर पा रहे हैं, 1 दिन के गैप से सप्लाई कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने अमृत मिशन के अंतर्गत अनेक शहरों में वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट चल रहे हैं या हो गए, परंतु उससे भी महत्वपूर्ण अब भारत सरकार का जो जल निगम के माध्यम से जो काम अब होना है, तो जल निगम में
अब ये प्लान है कि हमारे जितने भी शहर और गांव हैं सभी में हम लोग सीधे घर घर वाटर सप्लाई करेंगे। और लक्ष्य जो हम लोगों का है आने वाले 2-3 वर्षों में प्रत्येक घर तक, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, नल से हम लोग पर्याप्त पानी उपलब्ध कराएंगे। जल जीवन मिशन जो हमारा है, तो जल ही जीवन है। और अगर ये मिशन बन जाए सर, तो मध्य प्रदेश में आपको लगता है कि ये मध्य प्रदेश सरकार की आगामी जो चुनाव होंगे उनमें से एक उपलब्धियों में से एक ये योजना होगी कि हम घर घर हमने पानी पहुंचाए? क्योंकि आम आदमी पानी के लिए गर्मियों में बहुत परेशान होता है, कई क्षेत्रों में तो बिल्कुल त्राही त्राही की स्थिति होती है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ये अगर हम लोग कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की होगी। एक तरफ जहाँ हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास में तेजी से लोगों के मकान बनाने का काम किया है जी, दूसरी तरफ हर घर में हम अगर शुद्ध पेयजल पहुंचा देंगे तो मैं ये समझता हूं कि बहुत बड़ा काम हम लोग कर पाएंगे। जी। क्योंकि शहर में तो आज भी मान लो 2 दिन में भी पानी मिल रहा है तो मिल रहा है, पर हमारे ग्रामीण क्षेत्र अनेक ऐसे हैं जहां पर लोगों को आज पेयजल की समस्या है। और जो जल जीवन मिशन प्रारंभ किया है हमारी भारत सरकार ने, उसके अंतर्गत हम लोग प्रत्येक गांव, प्रत्येक कस्बा, प्रत्येक शहर, घर घर तक पानी पहुंचाने का प्लान है। इस पे कार्य भी प्रारंभ हो गया है और जैसा मैंने कहा कि आने वाले 2-3 वर्षों में हम लोग घर घर तक जल पहुंचा देंगे, शुद्ध पेयजल पहुंचा देंगे। अगर सर विभागीय परिदृश्य से इतर में मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करूं तो आप बेहद गंभीर व्यक्तित्व के तौर पर जाने जाते हैं। कम बोलकर ज़्यादा करने वाली शख्सियत है आपकी। चूँकि आप 28 लोक विधानसभा के जो उपचुनाव थे उनके प्रभारी थे, बहुत अच्छी जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को, 19 सीटें मिली। उसमें दमोह की सीट पर भी आपके पास प्रभार था। दमोह की सीट कांग्रेस जीत गई है तो कांग्रेस कह रही है कि उस एक सीट से वो चावल की एक हांडी की तरह है। वो कह रहे हैं कि अब मध्य प्रदेश की हांडी में उनकी दाल पक सकती है। सर देखिए, कांग्रेस इस मामले में गलत फहमी में है। दमोह सीट पे कांग्रेस नहीं जीती है। भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी अपनी कमियां थी, उन कमियों के कारण वहाँ कांग्रेस जीती है। कांग्रेस चुनाव नहीं जीती है। कांग्रेस को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। अभी इसके पहले ही हम लोगों ने कांग्रेस को 28 सीटों में से 19 सीटों पे हराया है और इसलिए कांग्रेस इस गलतफहमी में ना रहे। और अभी आने वाले जो 4 चुनाव है, उपचुनाव, वो 4 उपचुनाव में हम लोग जो परिणाम आएंगे वो बता देंगे कांग्रेस को कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ शिवराज जी के नेतृत्व में विकास का काम कर रही है और उस विकास के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। अभी ट्विटर पे सर एक ट्वीट किया है उन्होंने कि कमलनाथ जी आएंगे और खुशियां लाएंगे। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश, आप लोग कहते थे कि जैसे ही ये चुनाव हारेंगे तो कमलनाथ जी परिदृश्य से गायब हो जाएंगे, लेकिन कमलनाथ जी तो अभी तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पर्याय बने हुए हैं। वही अध्यक्ष हैं, वही नेता प्रतिपक्ष हैं, या यूँ कहें कि वही कांग्रेस हैं। मतलब कई एक समय पे कहा जाता था कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, तो अभी कमलनाथ इज कांग्रेस और कांग्रेस इज कमलनाथ हो रहा है। देखिए, कमलनाथ जी खुशियाँ लाने की जगह पहले तो सरकार चली गई उनकी, उनको खुशियाँ लाने का जो काम मिला था तो पहले तो उनकी सरकार चली गई उनके रहते हुए, और अब कमलनाथ जी रहेंगे तो आने वाले चुनाव तक पार्टी भी चली जाएगी। इसलिए हम लोगों के लिए तो अच्छा है कि वो रहे। आप दिग्विजय सिंह जी को आप लोगों ने मिस्टर बंटाधार निरूपित कर दिया, कमलनाथ जी को भी आप इस प्रकार से चित्रित कर रहे हैं कि कमलनाथ जी कांग्रेस के लिए अशुभ साबित होने वाले हैं। तो आप क्या मतलब मध्य प्रदेश में आप ये मानते हैं कि 2023 के जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस मुक्त हो जाएगा मध्य प्रदेश? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस मुक्त हो जाएगा।
मतलब कोई बड़ी बात करें हम, मैं ये नहीं मानता, परंतु जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर से लेकर जो लीडरशिप की कमी है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आपसी टकराव बहुत ज़्यादा है जो हमेशा कांग्रेस में रहा है, और मध्य प्रदेश इस समय नेतृत्व विहीन है। देश में तो नेतृत्व विहीन है ही, पर मध्य प्रदेश में भी नेतृत्व विहीन है, और इसलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस कुछ कर पाएगी ऐसा अभी नहीं लगता है। आप देश के नेतृत्व की बात कर रहे हैं, भले ही नेतृत्व विहीन हो, लेकिन राहुल गांधी जी नेतृत्व का पर्याय बने हुए हैं। अभी 2 दिन पहले दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि राहुल गांधी का जो अध्ययन है वो अध्ययन तो डॉक्टर हर्षवर्धन का भी नहीं होगा, जो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब राहुल गांधी जी का अध्ययन तो हम लोग हर दिन देखते ही है, इसलिए इसमें दिग्विजय सिंह जी कोई चीज़ कहे तो वास्तव में भी अध्ययन होगा तो लोग उसको यही समझेंगे नहीं है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता, और दिग्विजय सिंह जो बात कहते हैं तो लोग मान के चलते हैं कि ये उसके विपरीत है, और इसलिए हमें लगता है राहुल गांधी का मजाक उड़ाने का काम दिग्विजय सिंह ने इस माध्यम से किया है। उनके ज्ञान के बारे में वास्तविकता दिग्विजय सिंह भी जानते हैं और देश भी जानता है। कांग्रेस हो, राहुल गांधी जी हों, कांग्रेस के अन्य नेता हों, वैक्सीनेशन के अभियान को या वैक्सीनेशन की पद्धति को वो पूरी तरीके से विफल बता रहे हैं, जबकि पूरे देश को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अनियोजित है, अनप्लान्ड है, और सिर्फ प्रचार की भूख के कारण इस पूरे महत्वपूर्ण अभियान को पलीता लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, कांग्रेस पार्टी विरोध में लंबे समय से रहने के कारण और जो लगातार कांग्रेस की स्थिति हो रही है उसके कारण कांग्रेस पार्टी देश में कुछ भी अच्छा होता है तो वो उसका विरोध करते हैं। एक तरह से वो देश का विरोध करते हैं। पहले उन्होंने कहा कि भारत में वैक्सीन नहीं है, अभी तक भारत ने वैक्सीन नहीं बनाई। भारत ने जब वैक्सीन बना ली तो कहा कि ये जो वैक्सीन है ये वैक्सीन ठीक नहीं है, इसमें कहीं अलग प्रकार से आरोप लगाए, कहीं सूअर की चर्बी मिली हुई है, कहीं कुछ कहा, और ये वैक्सीन ठीक नहीं है। फिर जब लगाने का काम आया तो उस समय भी फिर ये कहा कि सब वैक्सीन जो है वो भारत सरकार का काम है, राज्य सरकार का काम नहीं है, और हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। और अभी तक किसी को इन्होंने ये बताया भी नहीं कि हमने वैक्सीन लगवाई है, ना राहुल गांधी ने ना प्रियंका गांधी ने। तो अगर ये खुद आगे आके वैक्सीन लगवाते तो देश में एक संदेश देने का काम करते कि ये वैक्सीन लोगों के जीवन के लिए सुरक्षा चक्र है। तो वैक्सीन का विरोध कांग्रेस ने किया, और आज देश के अंदर माननीय मोदी जी का हम लोग धन्यवाद करेंगे कि वो पूरे देश में, भारत जैसे देश में फ्री वैक्सीनेशन करा रहे हैं। और फ्री वैक्सीनेशन में भी अभी तक के जो आंकड़े आए हैं, मतलब जो अमेरिका ने पिछले 6 महीने में जितना वैक्सीनेशन नहीं किया उतना हम लोगों ने सप्ताह भर के अंदर देश में वैक्सीनेशन कर दिया। तो वैक्सीनेशन हो रहा है तो उसमें उनको तकलीफ है, नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर तकलीफ है। तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस का जो चरित्र है वो देश विरोधी हो गया है। पाकिस्तान में कुछ अच्छा होता है तो उसकी प्रशंसा करते हैं या पाकिस्तान की बात करते हैं, भारत में कुछ अच्छा होता है तो उसको बुरा कहते हैं। तो कांग्रेस जो है वो एक तरह से इस देश विरोधी मानसिकता विपक्ष में रहते हुए हो गई। जी, अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न सर कि अब एक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक तंज और कसा जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं वो अभी भी वो और उनके समर्थक अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम ताल नहीं कर पाए। क्योंकि ये आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, 2-3 बार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आपके पास मिलन मुलाकात करने आ चुके हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से परिचित नहीं हो पाए हैं। उनके कद्दावर समर्थक आपके क्षेत्र से ही आते हैं।
तो कांग्रेस अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों में एक संभावना ढूंढ रही है कि कहीं इनमें बिखराव होगा तो उन्हें एक मौका मिलेगा। तो क्या इस प्रकार का कोई मौका मिल सकता है कांग्रेस को? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद और जिस तरह से कम समय में भारतीय जनता पार्टी के अंदर उन्होंने अपना स्थान बनाया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विश्वास जीता है, भारतीय जनता पार्टी में जो उनके समर्थक थे उन सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जिस तेज़ी से जीता है, और अब हम लोगों को लगता नहीं कि कभी सिंधिया जी कांग्रेस में थे। अब सिंधिया जी एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता के रूप में हम सब लोगों को दिखते हैं, और इसलिए ये कांग्रेस का ऐसा मानना कि सिंधिया जी के लोग टूटेंगे या कुछ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंधिया जी के लोग पूरी तरह से समरस भारतीय जनता पार्टी में हो गए हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं, और सिंधिया जी बहुत समन्वय के साथ भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, और अब कभी ये नहीं लगता कि ये कोई अलग पार्टी से आए हैं या अलग कहूँ उससे आए, पार्टी का एक तरह से वो अब हिस्सा हो गए। जी, शिवराज जी के नेतृत्व को लेकर ये लोग प्रश्न उठाते रहते हैं कि अंदर खाने में कुछ असंतोष चल रहा है जब भी, लेकिन जब संगठन और सत्ता की बात होती है तो एक ही संबित स्वर में कहते हैं कि शिवराज जी के नेतृत्व में पार्टी कार्य कर रही है, अच्छे से कार्य करेगी, सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में अच्छे से चल रही है। तो जिस प्रकार से अभी कैलकुलेशन कांग्रेस करती है, उनके गणित में कुछ सर है कोई तथ्य? देखिए, मैं इस मामले में मध्य प्रदेश को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि शिवराज जी जैसा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिला हुआ है, जिनके मुख्यमंत्री बनने से लेके आज के दिन तक मध्य प्रदेश ने विकास के हर क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुआ है, और देश में एक मॉडल राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को स्थापित करने का काम माननीय शिवराज जी ने किया है। शिवराज जी का जो अनुभव है और शिवराज जी का जो जिस तरह से विनम्रता के साथ, समन्वय के साथ, और उनकी जो अपनी लोकप्रियता है प्रदेश की जनता के बीच में, उस सब को हम देखें तो शिवराज जी के नेतृत्व में ही हम लोग चौथी बार सरकार में आए हैं, शिवराज जी के नेतृत्व में। तो मैं समझता हूँ कि शिवराज जी मध्य प्रदेश के पूरक हो गए हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे मध्य प्रदेश के लिए ईश्वर ने उनको बनाकर भेजा है, और उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, और देश में हमारी अनेक योजनाएं ऐसी हैं जिनको देश में हमेशा पहले पायदान पर रखा गया है। अनेक योजनाएं देश ने मध्य प्रदेश से ली हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी माननीय शिवराज जी की समय समय पर इनके कामों को लेकर प्रशंसा करते हैं। तो मध्य प्रदेश में लेकर न शिवराज जी को संशय है, न भारतीय जनता पार्टी को लेकर कोई संशय है, न शिवराज सिंह चौहान जी को लेकर कोई संशय है। संशय कांग्रेस व्यक्त कर रही है, लेकिन खुद कांग्रेस के ऊपर एक बड़ा संशय है कि कांग्रेस की कमान कौन संभालेगा, प्रदेश में भी और राष्ट्रीय नेतृत्व के तौर पर भी। जहां तक बात है नगरीय निकाय की, तो अधोसंरचना के क्षेत्र में हर उस पायदान पर नगरीय निकाय विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग वो कार्य करेगा जो मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश की दिशा में एक पायदान और आगे ले जाएगा। IND 121 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ, देखते रहिए IND 24। नमस्कार सर, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। धन्यवाद नवीन जी।